हेलो फ्रेंड्स, चलो तो अभी आगे का पार्ट लेंगे। हम अभी देख रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में अब तक हमने देखा है मेथड्स ऑफ कैपिटल, हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है वो देखा हमने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है वो भी हमने देखा है। आज हम हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर देखने जा रहे हैं और उसमें हम पूरी एडजस्टमेंट कैसी करनी है तो वो हम आज सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो जो देखा वो सिर्फ फॉर्मेट था। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, और उस फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे आने वाली है वो हमने देखी। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, वो डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या क्या आइटम आते हैं, वो सब हमने देखा। बैलेंस शीट में दो साइड से, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटीज़ में कौन से आइटम्स आते हैं, बैलेंस शीट में एसेट में कौन से आइटम आते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। अभी देखो, हमें जो प्रॉब्लम आने वाला है एग्जाम में, वो प्रॉब्लम दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। दो पार्ट में कौन से? तो एक पार्ट रहेगा ट्रायल बैलेंस का। हमें जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें पहले हमें क्या देंगे, ट्रायल बैलेंस देंगे। ट्रायल बैलेंस में अलग अलग आइटम्स रहेंगे, वो आइटम्स की पोस्टिंग हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में करनी होगी। पहला हमें क्या काम करना है, तो वो जो आइटम्स दिए हैं ट्रायल बैलेंस में, जो जो बैलेंसेस हमें दिए हैं उसकी हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। हम वो पहला काम करेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट्स दी होगी। तो वो जो एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो वो एडजस्टमेंट कैसी कैसी करनी है वो हम आज सीखने वाले हैं। ओके, देखो बच्चों, जैसे 11th में हम अलग अलग एडजस्टमेंट करते थे और हर एक एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट आते थे, बराबर? याद आ रहा है सबको? तो इसमें भी हर एक एडजस्टमेंट के दो या फिर दो से ज़्यादा इफेक्ट आ सकते हैं। कम से कम दो तो इफेक्ट आएंगे ही, मगर कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट ऐसी भी होती है कि उनकी दो से ज़्यादा भी इफेक्ट आ जाती है, तो वो भी हमें इसमें सीखना है। There are two types of adjustment given in the problem. प्रॉब्लम में दो टाइप्स की एडजस्टमेंट होती है। कौन सी बताओ तो? पहली, जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में दी हुई रहती है, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दी है हमें नंबर करके 1 2 3 4 जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो हमें दी हुई रहती है, तो वो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि वो दी है, बराबर? और दूसरा जो टाइप है एडजस्टमेंट का वो है हिडन एडजस्टमेंट। कौन से एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट्स क्या होती है? तो हिडन एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम में दी नहीं होती है, उन्होंने ऐसा नहीं बताया है कि ये एडजस्टमेंट करो, वो हमें सेल्फ एडजस्टमेंट करना है, वो हमें खुद से करना है। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है उसको सेल्फ एडजस्टमेंट भी बोलते हैं कि जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में नहीं दी है कि ये एडजस्टमेंट करो, फिर भी हम वो एडजस्टमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ एडजस्टमेंट। समझ में आया? तो हम दो टाइप के एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। पहले जो प्रॉब्लम में दी होगी, और दूसरी कौन सी? तो जो प्रॉब्लम में नहीं दी होगी फिर भी हमें करनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं हम? हिडन एडजस्टमेंट्स या फिर सेल्फ एडजस्टमेंट, जो हम खुद होके करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट कैसी आएगी, उसका इफेक्ट कैसा आएगा, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो अभी स्क्रीन पे पॉसिबल होगा तो मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाते जाऊंगा, और नहीं तो फिर आप अच्छे से ये समझ लो, मैं वो पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा। अभी एक बात मैं पहले से ही बताता हूँ, ये लेक्चर जो है आज का, तो वो पूरा थ्योरी लेक्चर है, और इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर से चालू हो जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है किस किस बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा और एक के बाद एक एडजस्टमेंट आती जाएगी, तो वो अपने दिमाग में ओनली आपको क्या करना है, वो फिट कर लेना है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, उसका कंसेप्चुअल लॉजिक उसका ध्यान में रखना है। तो आपको यही काम आज करना है, सिर्फ ध्यान में आया? चलो तो शुरुआत करेंगे। देखो, आपके पास बुक होगा तो आप बुक खोल के भी उसको देख सकते हो। पेज नंबर 19 पे हमें एडजस्टमेंट दी है, तो एक एक एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। टोटल हमारी
22 एडजस्टमेंट है जो हमें प्रॉब्लम में आ सकती है, और कुछ हमारी सेल्फ एडजस्टमेंट है जो हमें दी नहीं होगी प्रॉब्लम में, फिर भी हम वो करेंगे। ओके, तो चलो पहली एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। पहली क्या एडजस्टमेंट है हमारी? क्लोजिंग स्टॉक। और देखो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, तो कॉलम कैसे दिए? फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट, ऐसे दो कॉलम हमें दिए हुए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो हम किधर किधर लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक किधर देखा हमने? अभी 3 फॉर्मेट देखे हमने, कौन से? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। उसमें क्लोजिंग स्टॉक किधर आया था बताइए? क्लोजिंग स्टॉक आया था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, उसका एक इफेक्ट उधर हो गया। और दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? सोचिए आप, किधर आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बराबर। तो दो इफेक्ट किधर किधर आएंगे? फर्स्ट इफेक्ट आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा हमारा? तो एसेट साइड में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझो पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जो एक्सपेंसेस हमें अभी तक देना बाकी है। सपोज देखो सैलरी हम पेड करते हैं हर महीने की 10,000 रुपीज। सैलरी हम हर महीने की कितनी पेड करते हैं? 10,000 रुपीज। यानी 12 महीने की सैलरी कितनी आनी चाहिए? 1,20,000। 1,20,000 की सैलरी होनी चाहिए, यानी पेड करनी चाहिए थी, मगर हमने पूरे साल भर में ओनली 90,000 सैलरी पेड की। पेड कितना किया? इतना ही पेड किया। और यानी उसका मतलब क्या हुआ कि 30,000 अभी तक पेबल है, 30,000 हमें अभी तक देना बाकी है। तो इसको, ये जो 30,000 है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमें देना बाकी है। समझ में आ रहा है आपको? जो हमने दे दिया, पेड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सैलरी पेड। जो एक्सपेंसेस हो गया, एक्चुअली इनकर हो गया, बराबर। मगर 30,000 देना है मगर दिया नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो हमें देना बाकी है उसको हम पेबल भी बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट कैसा आएगा? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी हम बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? पहले तो हम जितना पेड है वो दिखाएंगे। सपोज हमें अभी यही आइटम हमें किधर दिखाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम पहले लिखेंगे सैलरी इनर में कितने लिखेंगे? 90,000, जो हमने ऑलरेडी पेड किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी 90,000, और उसमें हम क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी हम क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग हमारा? 30,000। तो टोटल आउटर साइड में कितना आएगा? 1,20,000। टोटल आउटर में कितना आएगा? 1,20,000। समझ में आया आपको? तो क्या करना है? हमारा पहला इफेक्ट किधर आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला इफेक्ट किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा हमारा 90,000 सैलरी, उसमें 30,000 देना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, और टोटल अपन बाहर लिखेंगे 1,20,000। अभी समझो बच्चों कि ये जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारा देना बाकी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? देना बाकी है, देना बाकी है, बराबर। तो जो आइटम, जो एक्सपेंसेस हमें देने हैं मगर दिए नहीं है, देना बाकी है, तो उसको, वो हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। वो क्या बन जाती है? हमारी लाइबिलिटी। तो इसका सेकंड इफेक्ट हमें किधर देना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में। किधर देना पड़ेगा हमें? लाइबिलिटी साइड में। तो हम दो इफेक्ट अभी सीख गए। एक आएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट, जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसमें हम क्या करेंगे? वो ऐड करेंगे, बराबर। और दूसरा इफेक्ट हम किधर लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में। उधर लाइबिलिटी साइड में सिर्फ हमें क्या लिखना है? जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उतनी ही अमाउंट हमें लिखनी है। तो समझ में आया क्या?
तो 30,000 हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर आएगा, लायबिलिटी साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और टोटल एक्सपेंसेस हमारा आउटर में आ जाएगा। ये थे हमारे दो इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी अलग अलग कौन से भी हो सकते हैं, जैसे इधर मैंने बताया कि सैलरी है, वैसे रेंट भी हो सकता है, वैसे पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, समझ में आया। तो कुछ भी एक्सपेंसेस रहने दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे और लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, बाद में है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी देखो आउटस्टैंडिंग के एकदम जो विरुद्ध रहता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। जैसे कि इधर सैलरी क्या थी, आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है, तो प्रीपेड क्या है, उसके अपोजिट क्या, तो जो खर्चा हमने ऑलरेडी ज्यादा दे दिया, सपोज इंश्योरेंस, फिर से अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमारा है इंश्योरेंस का खर्चा। टू इंश्योरेंस हमने पेड किया 70,000, हमने 70,000, एक अमाउंट चेंज करता हूं, हमने इंश्योरेंस पेड किया 1,20,000 का। इंश्योरेंस कितना पेड किया, 1,20,000 का। इंश्योरेंस तो पूरे साल का रहता है, तो पूरे साल भर का इंश्योरेंस हमने पेड किया 1,20,000, मगर ये जो इंश्योरेंस हमने निकाला तो वो आगे के साल का यानी नेक्स्ट ईयर का भी हमने 4 महीने का इंश्योरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट ईयर का भी हमने 4 महीने का इंश्योरेंस निकाला, यानी 1,20,000 में से 40,000 का खर्चा कौन सा है, नेक्स्ट ईयर का है, जो हमने अभी ही इनकर कर लिया, यानी ये साल में ही हमने वो खर्चा कर दिया, यानी इस साल हमने नेक्स्ट ईयर का खर्चा ऑलरेडी करके रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी 40,000 खर्चा जो है वो इस साल का नहीं है, इसलिए हम इसमें से वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आउटर में कितना आएगा, 80,000, 80,000, समझ में आया। तो हम कैसा लिखेंगे, टू इंश्योरेंस 1,20,000, 1,20,000 का तो कैश पेड किया, उसमें से लेस प्रीपेड कितना है, 40,000, जो आगे का खर्चा पहले ही कर दिया 40,000, तो आउटर में कितना खर्चा आया, 80,000, समझ में आया आपको। तो हमारा आउटर में दिखेगा 80,000। अभी सोचो बच्चों कि ये जो प्रीपेड खर्चा है, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमने पहले से ही करके रखा, जो अभी हमें अगले साल करना नहीं पड़ेगा 4 महीने तक, बराबर है। तो ये जो खर्चा हमने पहले से ही करके रखा वो हमारी क्या हो गई, एसेट हो गई, हमारी क्या हो गई, वो एसेट। तो इसका दूसरा इफेक्ट, ये हमारा था पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, एसेट साइड में आएगा। एसेट साइड में हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो कितना आएगा, 40,000। 40,000 हमारा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा भी प्रीपेड एक्सपेंसेस रहा तो फिर वो कैसा आएगा, वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसमें से वो क्या हो जाएगा, माइनस, और एसेट साइड में क्या होगा, वो आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस करके। ओके, आपको समझा। तो एक बात ध्यान में रखो कि प्रीपेड हमेशा लेस होता है, प्रीपेड हमेशा वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से क्या होता है, लेस होता है, और दूसरा इफेक्ट किधर जाता है, उसका एसेट साइड में जाता है, और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, और दूसरा इसका इफेक्ट किधर जाता है, लायबिलिटी साइड में। समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी देखेंगे हम। आपको अभी सिर्फ क्या करना है, समझ लेना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, आपको उसको ऊपर ध्यान रखना है और सोचना है। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी कभी इनकम क्या होता है, एडवांस में रिसीव्ड हो जाता है, यानी मुझे सैलरी मिलने वाली थी, सैलरी मुझे 12 महीने की सैलरी मिलने वाली थी 12,000, मगर 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई कोरोना की वजह से। तो 2 महीने की सैलरी मुझे एडवांस में जो मिल गई तो उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम रिसीव्ड हुआ। अभी देखो बच्चों कि जो इनकम मुझे अभी तक नहीं मिलना चाहिए था वो भी इनकम मुझे मिल गया,
तो ये जो पैसा मुझे मिला है उसकी वजह से मेरी वो क्या बन गई, लाइबिलिटी। सपोज अभी सैलरी का छोड़ दो, रेंट लेंगे हम। रेंट हमने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, हमें हर महीने उसका 1000 रुपीज क्या आता है, रेंट आता है। 1000 पर मंथ का रेंट आता है। सपोज 12 महीने का 12 मंथ्स का हमें रेंट मिलना चाहिए था 12,000, मगर एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ, एक्चुअली रिसीव्ड हुआ 14,000। कितना रिसीव्ड हुआ, 14,000। हमारा जो टेनेंट है वो अच्छा है बहुत, उसने क्या किया, सर 12,000 की जगह आप कितना ले लो, 14,000 मेरे पास है तो अभी आप ज़्यादा ले लो, ऐसा करके उसने मुझे कितना दिया, 14,000 रेंट दिया। समझ में आ रहा है, यानी 2,000 रेंट उसने मुझे क्या दिया, ज़्यादा दिया। यानी 2,000 एक्चुअली कौन सा है, अगले मंथ का है। 2,000 जो मुझे ज़्यादा दिया, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स का उसने रेंट मुझे एडवांस में ही दे दिया। तो जो एडवांस रहेगा तो वो एडवांस में मेरे इनकम में से क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो मैं इधर लिखूँगा लेस एडवांस या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस 2,000 और आउटर में हमारा एक्चुअल इनकम आएगा 12,000। अभी देखो ये जो 2,000 है, ये जो 2,000 हमें एडवांस में मिले तो ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। समझो हमारा टेनेंट घर छोड़ के या फिर ऑफिस छोड़ के गया, तो मुझे जो 2 महीने का रेंट उसने पहले ही दे के रखा है, तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो एडवांस जो आइटम रहेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम वो पर्टिकुलर आइटम में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो वो उसका इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड में। समझ में आया। चलो नेक्स्ट आइटम, इनकम रिकवरेबल या फिर रिसीवेबल। अभी इनकम रिसीवेबल है, यानी इनकम मिलने वाला है, इनकम हमें मिलने वाला है। यानी सपोज हमें 5,000 का इनकम मिला और 2,000 का और मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है यानी हमारी क्या हो गई, वो एसेट। तो हम इनकम में क्या करेंगे, ऐड, इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट उसका किधर देंगे, दूसरा इफेक्ट देंगे उसका वही एसेट साइड में। सपोज देखो 5,000 हमें इनकम एक्चुअली मिला, 5,000 इनकम एक्चुअली मिला और 2,000 मिलना बाकी है, यानी रिसीवेबल है, 2,000 मिलना बाकी है। तो हमें टोटल इनकम कितना मिलने वाला है, 7,000। 5,000 प्लस 7,000, यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम कितना दिखाएंगे, 5,000 इनर में, उसमें ऐड करेंगे 2,000, टोटल आएगा 7,000। समझ में आया। तो हम दिखाएंगे इनकम रिसीवेबल, ऐड इनकम रिसीवेबल 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। अभी मिलने वाला है, यानी हमारी वो क्या बन गई, एसेट। हमारी क्या बन गई, वो एसेट बन गई। तो वो उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, उसका एसेट साइड में। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, हमारी जो डेटर्स थे हमारे, जो हमें पैसे देने वाले थे, जो कस्टमर थे हमारे, पैसे हमें देने वाले थे, तो वो अभी हमें पैसे दे नहीं सकते। हमारे पैसे अभी नहीं मिलने वाले, कुछ रीजंस के वजह से वो हमें पैसे नहीं दे सकते, तो वो हमारे अभी लॉस हो गया। तो लॉस जो हो गया उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट जो रहेगा उससे वजह से हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम एक इफेक्ट उसका किधर देंगे, एसेट साइड में, डेटर्स में से उसको माइनस करेंगे। एसेट को, एसेट में डेटर में से उसको माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा उसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा क्या होगा, वो लॉस। अभी ये जो एडजस्टमेंट है डेटर्स बैड डेट्स की, आरडीडी की एडजस्टमेंट, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बैड डेट्स हमें क्या करना है, तो डेटर्स में से माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। ओके। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी वैसा ही है, आरडीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो भी किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और डेटर्स में से वो माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यानी आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसा करते हैं हम, डेप्रिसिएशन हम एसेट्स में से
माइनस कर दे, ये तो आपको पता ही है। एसेट में से हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस, कौन सा भी डेप्रिसिएशन रहने दो, प्लांट एंड मशीनरी, फिर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बराबर। तो उसमें से हम ये क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो जो रेट दिया होगा वो। और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, लॉस है, खर्चा है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और एसेट्स में से माइनस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी अभी इधर आप समझो, इधर कैपिटल कौन सा है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हम देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्म का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस, फर्म का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किधर लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और इंटरेस्ट के वजह से, इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है अभी, तो इंटरेस्ट मिलने वाला है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके वजह से पार्टनर्स को जो कैपिटल है उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स का कैपिटल ऐड बढ़ जाएगा। और हमारा फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये थी हमारी 10th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है तो वो हमारा किधर आएगा, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है, तो फिर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म का इनकम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। और पार्टनर्स का कैपिटल उसके वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल में हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल कम करेंगे। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, लोन लिया होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो वो सेम इफेक्ट आएगा, हमारा खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, या फिर उसको हम लायबिलिटी में दिखा सकते हैं। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। देखो जैसे हम लोन लेते हैं वैसे हम लोन देते भी हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कभी कभी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, किधर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो किधर आएगा, एसेट साइड में, क्योंकि वो हमारी क्या बनने वाली है, एसेट। तो ये इफेक्ट दो जगह जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा आएगा एसेट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या बोल रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, आग के वजह से गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, कम। और हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आइटम आता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हम पहले किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जब गुड्स आता है तो डेबिट साइड में आता है, यानी परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक किधर है, डेबिट साइड में है, और गुड्स कम होते हैं वो किधर जाता है, फिर क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी आग के वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा क्या हुआ, फर्म का क्या हुआ, लॉस। तो लॉस हम किधर दिखाते, सब लॉसेस हम किधर दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और फिर लॉस बाय फायर भी हम लिख सकते हैं। तो दो इफेक्ट किधर किधर आएंगे, एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आया। वैसे ही है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वैसा ही है गुड्स स्टोलन, वो भी है गुड्स स्टोलन, अभी गुड्स चोरी हो गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सेम इफेक्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो गुड्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट साइड में और फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। ये आइटम इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, तो गुड्स तो जाने वाला है, गुड्स क्या होने वाला है, जाने वाला है। और कौन लेके जा रहा है, तो पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, तो गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा। गुड्स जाएगा तो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। मगर कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहे, तो पार्टनर्स के किधर जाएगा, डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहेगा, वो हम कम करेंगे। यानी सपोज मेरा कैपिटल है पार्टनर का 10,000 रुपीज़ और मैंने गुड्स लिया बिजनेस में से 1,000 रुपीज़, तो मेरा कैपिटल क्या होगा, कम होगा। मेरा कैपिटल रहेगा 9,000 और गुड्स गए बिजनेस में से, तो गुड्स कितने जाएंगे, 1,000 के। तो इफेक्ट कैसा आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। आपको जरा फास्ट होता होगा तो आप उसका स्पीड कम करके देखिए। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय, वो तो हो गया। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, नेक्स्ट आइटम है हमारा अनरिकॉर्डेड परचेसेस। परचेसेस कुछ अनरिकॉर्डेड है तो वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सपोज हमने परचेस किया और हमारा जो प्रोडक्ट है, माल है, वो गोडाउन में आ भी गया मगर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो हम परचेस में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वो क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी ऐड हुआ होगा। वो नहीं हुआ होगा तो फिर वो भी हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो परचेस में वो ऐड हो जाएगा। हाँ देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो गया। जैसे कि मैंने एक प्रिंटर परचेस किया, 30,000 का, 30,000 का एक प्रिंटर परचेस किया, मगर मैंने वो प्रिंटर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा मैंने टू प्रिंटर एक्सपेंसेस 30,000 और मैंने एसेट में दिखाया ही नहीं। मगर अभी मैंने क्या लिया, प्रिंटर लिया, तो प्रिंटर क्या है, मेरी एसेट है, तो मुझे किधर दिखाना पड़ेगा, वो एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंटर एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। और जो मैंने गलती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की है तो मुझे अभी करेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है टू प्रिंटर, तो उसको हम उधर से माइनस करेंगे, लेस उसको बोलेंगे इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और उधर से वो माइनस करेंगे और एसेट साइड में लिखेंगे। आपको याद आता होगा कि हम जो अभी सीख रहे हैं वो 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हम करते थे वही हम कर रहे हैं अभी। सिर्फ हम उसका जो हम उधर इस्तेमाल करते थे उसका यूज़ हम किधर करेंगे अभी, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में, बराबर है। तो वो अनरिकॉर्डेड कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको हमने रेवेन्यू ट्रीट किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको कैपिटल ट्रीट करते हैं, तो वो कैपिटल में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। जिसकी जिधर जिधर जगह है उसको हमें उधर ही पोस्ट करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। कुछ हमें बिल्स मिले थे, वो क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। सपोज मुझे 20,000 का बिल मिला था, जिसके मुझे 20,000 मिलने वाले हैं, मगर वो अभी नहीं मिलने वाले। अभी ये जो बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन है, आपको बताता हूँ। बिल्स रिसीवेबल, मुझे 20,000 का बिल मिला, ये बिल मुझे कौन देता है, तो ये बिल मुझे डेटर देता है। कौन देता है मुझे, डेटर। यानी हमारा एक डेटर था, उसने मुझे बिल दिया कितने का, 20,000 का। उसके पास से मुझे 20,000 लेना था, 20,000 मुझे उसके पास से लेना था, मगर उसने मुझे क्या दिया, बिल दिया। कितने मंथ्स का, सपोज 2 मंथ्स का बिल दिया मुझे। अभी 2 महीने के बाद मैं उसके पास जाऊंगा और कितने पैसे मांगूंगा, 20,000 रुपये मांगूंगा। अभी मैं 2 महीने के बाद उसके पास गया, डेटर्स के पास, कि मुझे 20,000 दो, तो उसने मुझे पैसे दिए नहीं, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरा बिल क्या हो गया, डिसऑनर, उसका ऑनर हो गया, ऑनर नहीं हुआ, वो अनादर हो गया उसका। तो फिर ये जो बिल है उसका डिसऑनर हो गया, ऐसे हम बोलते हैं। तो अभी देखो, मुझे ये बिल मिला था मगर अभी उसके पैसे मिलने वाले हैं क्या, नहीं, तो ये बिल कैंसिल हो गया। अभी ये जो 20,000 है, मैं तो किसके पास से लूँगा अभी, तो मैं ये डेटर्स के पास से फिर से मैं क्या करूँगा, 20,000
लेना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बिल्स रिसीवेबल था तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए। तो बिल्स रिसीवेबल पहले थे 20,000 और मेरे डेटर्स कितने बचे थे 0, क्योंकि 20,000 जो मुझे 20,000 का उसने क्या दिया, मुझे बिल दिया, तो बिल बढ़ गया और डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। अभी ये जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो मैं इधर क्या करूँगा, फिर से माइनस करूँगा, माइनस डिसऑनर कितना 20,000, तो बिल अभी नील हो गए और ऐड करूँगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 20,000, तो हमारे डेटर्स कितने बन गए फिर से 20,000। ये रिवर्स ट्रांजैक्शन है, तो आपको ये प्रैक्टिकल जब करेंगे वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है बिल्स पेबल डिसऑनर। जैसे बिल्स रिसीवेबल का था वैसे ही बिल्स पेबल का है। डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया 5 साल के लिए, टीवी पे एडवर्टाइज दिया 5 साल के लिए डायरेक्टली। अभी देखो हम एडवर्टाइज का पैसा तो अभी दे रहे हैं, मगर एडवर्टाइज कितने चलने वाली है, 5 साल चलने वाली है। तो 5 साल एडवर्टाइज चलेगी, यानी वो जो खर्चा है वो 5 साल में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो पूरा खर्चा हम इसी साल नहीं दिखाते हैं, डेफर करते हैं उसको। तो डेफर करते हैं तो हम इसी साल का सिर्फ एक्सपेंसेस उसमें दिखाएंगे और आगे के 4 साल का एक्सपेंसेस हम उसी साल में दिखाएंगे। तो एक्सपेंसेस में वो माइनस करेंगे और डेफर्ड एक्सपेंसेस करके वो हम एसेट में दिखाएंगे। ये भी कुछ एडजस्टमेंट है। अभी देखो ये थी हमारी जो एडजस्टमेंट हमारी प्रॉब्लम में दी हुई रहेगी। अभी कुछ एडजस्टमेंट ऐसी रहेगी कि जो प्रॉब्लम में नहीं दी होगी, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट या फिर उसको सेल्फ एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, वो हम देखेंगे। उसमें पहली है सैलरीज और रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। देखो प्रॉब्लम में कैसा दिया होगा कि सैलरी पेड की, रेंट पेड किया और कितने मंथ्स का पेड किया, 10 मंथ्स का ही पेड किया। देखो हमारा साल कितना मंथ का रहता है, 12 मंथ्स का रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम में दिया है कि 12 मंथ्स के अलावा हमने कितने मंथ का रेंट पेड किया, 10 मंथ्स का ही पेड किया। तो 10 महीने का जो हमने रेंट पेड किया उस हमने कितना पेड करना चाहिए था, 12 महीने का पेड करना चाहिए था, यानी 2 महीने का हमने पेड नहीं किया। तो वो जो 10 महीने का रेंट है उसमें हम 2 महीने का रेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 महीने की हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हम किधर लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। अभी ये एडजस्टमेंट हमें प्रॉब्लम में नहीं दी होगी, सिर्फ उधर दिया होगा कि रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने का रेंट पेड किया। तो हमें समझना चाहिए कि 2 महीने का अभी पेड करना बाकी है। ध्यान में आया। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। अभी बताया मैंने, इंश्योरेंस हमने 1 साल का पेड किया और उसका उधर डेट भी दिया होगा कि मार्च को पेड किया या फिर अप्रैल को पेड किया। तो अगले साल में कितना महीना जाता है वो हमें देखना पड़ेगा और उतना जो आगे के साल का रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, प्रीपेड। तो उसके प्रीपेड के हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम खुद एडजस्टमेंट करेंगे। वो प्रॉब्लम में नहीं बताएंगे कि आप ये एडजस्टमेंट करो, हम खुद करेंगे। ओके। बाद में रेंट रिसीव्ड, वैसे सेम एडजस्टमेंट है। रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ, 11 मंथ का रेंट मिला तो 1 महीने का मिलना बाकी है, तो 1 महीने का उसमें ऐड करेंगे और 1 महीने का रेंट हमारी क्या है, एसेट है, तो एसेट में जाएगा वो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स, 4 साल की एडवर्टाइजमेंट की। अभी एडवर्टाइज 4 साल की मगर इसी साल की है तो 3 साल की हमने ज़्यादा की, तो जो ज़्यादा की है वो हमारी क्या है, एसेट है, तो वो एसेट में आएगा और एडवर्टाइजमेंट के खर्चे से वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% लोन टेकन, 10% का लोन लिया। तो लोन जो लेंगे हम तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी, मगर 10% से हमने लोन लिया तो वो जो 10% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। सपोज 1 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर 10% हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो 10% का जो लोन है यानी 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और देना पड़ेगा तो फिर आएगा लाइबिलिटी साइड में। ऐसे जो एडजस्टमेंट करेंगे उसको हम सब क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टमेंट।
10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने लिए, तो अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए तो हमें क्या मिलने वाला है, उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा या फिर उसके ऊपर कुछ इनकम मिलेगा, तो वो उसका रेट कितना है, 10% का है, तो 10% का हम वो इनकम कैलकुलेट करेंगे और वो हम इनकम दिखाएंगे हमारा, और हमारी एसेट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ में आया आपको कि दो टाइप की हमारी एडजस्टमेंट है। कुछ एडजस्टमेंट हमें प्रॉब्लम में डायरेक्टली दी होगी और कुछ एडजस्टमेंट हमें हमारे मन से करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टमेंट या फिर हिडन एडजस्टमेंट। ओके, तो आप अभी ये जो हमने लेक्चर लिया वो पूरा थ्योरी लेक्चर था और उसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया कि एडजस्टमेंट कैसी करनी है। अभी कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये पूरा थ्योरी, हमें ये पूरा उसका विचार हमें डेवलप करना पड़ेगा, मगर अभी वो नहीं हुआ होगा तो आप ये लेक्चर फिर से देखिए या फिर अभी आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। ओके, बाय, थैंक यू।